अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्वेजियन वुड का चैप्टर 3। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हम लोग ऑक्सटो रेलवे स्टेशन पर उतरे और किनारे किनारे चलने लगे। यह मई के वस्त की सपहर थी। सुबह वक्फे वक्फे से जारी बारिश दोपहर तक रुक चुकी थी और जुनूब से चलने वाली हवाएं बादलों को उड़ा कर ले गई थी। चेरी के दरख्तों के शानदार पत्ते हवा में झूम रहे थे और सूरज की रोशनी को चारों जानिब मोतियों की तरह बिखेर रहे थे। ये मौसम गर्मा का आगाज का दिन था। जो लोग हमारे पास से गुजर रहे थे इन्होंने स्वेटर और जर्सियां अपने कंधों पर या बाजुओं पर उठा रखी थी। नौजवान लड़के पुश्ते के साथ बने टेनिस कोर्ट में टेनिस खेल रहे थे। सिर्फ दो राहबाएं एक बेंच पर बैठी थी, पर लगता था कि मौसम गर्मा ने उन पर कोई असर न किया, क्योंकि वो अब तक मौसम सरमा के कपड़े पहने हुए बैठी थी। वो धूप में बैठी मजे से बातें करने में मसरूफ थी। 15 मिनट के चलने के बाद पसीने में इतना शराबूर हुआ कि मैंने अपनी सूती कमीज उतारी और टी शर्ट में चलने लगा। नाविकों ने स्वेटर के बाजू कोहनियों तक चढ़ा लिए। काफी दफा धोने की वजह से उसके स्वेटर का रंग फीका पड़ चुका था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने उसको उस कमीज में काफी अरसे पहले भी देखा था। ये महज एक ख्याल भी हो सकता था, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरे पास नाव को याद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसने पूछा, तुम्हें हॉस्टल में रहना कैसा लगता है? इतने सारे मुख्तलिफ लोगों के साथ रहना क्या शानदार तजर्बा नहीं? पता नहीं, मुझे तो यहाँ रहते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। इतना बुरा नहीं है, बस ठीक है। वो रुकी और एक फुहारे से चंद घूंट पानी पिया और जेब से रुमाल निकालकर मुंह साफ किया और फिर नहायत एहतियात से झुककर तस्मे बांधे। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं वहां रह सकूंगा? क्या, हॉस्टल में रहना? ओह, मेरा ख्याल है उसके लिए एक खास रवैये की जरूरत होती है। अगर तुम कुछ चीजों को अपने ऊपर सवार करना चाहो, जैसे वहां के कवायदो जवाबत और वो अहमक लड़के जो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, उनको बर्दाश्त करो। तुम्हारे साथ कमरे में रहने वाला रेडियो की मौसीकी पर सुबह 6:30 पर वर्जिश करने वाले लड़के को अपने असाब पर सवार कर लो तो और बात है। हर जगह माहौल एक जैसा ही होता है, बस तुम्हें अपने आप को उस माहौल में ढालना आना चाहिए। उसने सर हिलाते हुए कहा, यह मेरा ख्याल है। ऐसा लगता था जैसे वो अपने दिमाग में किसी चीज को पका रही हो। फिर उसने सीधा मेरी आंखों में झांक कर देखा, जैसे मेरी आंखों में किसी गैर मामूली चीज को तलाश कर रही हो। अब मुझे महसूस हुआ कि उसकी आंखें इतनी गहरी और साफ थी कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने महसूस किया कि मुझे उस तरह उसकी आंखों में झांकने का मौका इससे पहले कभी नहीं मिला। ये पहला मौका था कि हम दोनों इकट्ठे साथ साथ चलते हुए बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम हॉस्टल में रहने के बारे में सोच रही हो या कुछ और सोच रही हो? ओह, मैं सोच रही थी कि हॉस्टल के मतनुआ जिंदगी कैसी होती है। ऐसा महसूस होता है कि वो इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज सोच रही थी और वो उसे मिल नहीं रहे थे। और फिर उसने ठंडी आह भरी और नीचे देखा। मुझे नहीं पता, बस तुम बुरा नहीं मानना। यह हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम था। वो मशरक की जानब चलती रही और मैं इसके पीछे पीछे। 1 साल गुजर गया जब मैंने नाउको को आखिरी दफा देखा। उस अरसे में उसका वजन इतना कम हो गया कि लगता था कि वो कोई और लड़की है। उसके फूले हुए गाल जो इसकी जिस्मानी खूबसूरती का हिस्सा थे गायब हो गए थे। उसकी गर्दन नाजुक और पतली हो गई थी। ऐसा तो नहीं दिखता था कि उसकी हड्डियां निकल आई हैं और वो कमजोर हो गई है। उसके इतने कमजोर होने में कुछ ऐसा कुदरती और पुरसुकून अमल था कि वो अपने अंदर कोई खला छुपाए बैठी थी कि उसको खाली करने के बाद वो इतनी पतली हो गई थी, लेकिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। मुझे उसको ये सब बातें बताना चाहिए थी, लेकिन ना ही मुनासिब मौका मिला और ना ही मुनासिब अल्फाज। हम दोनों ने मिलने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया था। बस अचानक मेरा और उसका सामना
चाओ के मुसाफिर खाने में हुआ। वो फिल्म देखने जा रही थी और मैं कांडा में एक किताब की दुकान पर जा रहा था। ना उसको जल्दी थी और ना मुझे। उसने राय दी कि ट्रेन से उतर जाएं और हम ओस्टवा के स्टेशन पर उतरे, जहां पर पुराने किले की खाई के पुश्ते पर सैर करने के लिए एक सब्जाजार शादाब जगह बनाई गई थी। हम दोनों अकेले थे और हमारे पास बात करने के लिए कोई खास मौजू नहीं था, और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि नौकों ने ट्रेन से उतरने का मशवरा क्यों दिया था। हम दोनों के पास एक दूसरे को कहने के लिए शायद कुछ नहीं था। हम जैसे ही एक गली के सामने पहुंचे, नौकों ने चलना शुरू कर दिया, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं उसके साथ साथ चल सकता था, लेकिन कोई गैबी चीज मुझे रोके हुए थी। मैं अपनी नजरें उसके कंधों पर और सीधा काले बालों पर जमा उसके पीछे चल रहा था। उसके बालों पर बड़ा सा क्लिप लगा हुआ था। जब उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो इसका सफेद कान मुझे नजर आया। वो कभी कभी मुड़कर पीछे देखती और कुछ कहती। बाज दफा मैं जवाब दे देता और बाज दफा मुझे समझ ही ना आती कि क्या जवाब दूं। बाज दफा मुझे समझ ना आती कि वो क्या कह रही है। शायद उसको किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। अपनी बात कह चुकने के बाद वो फिर सीधा चलना शुरू कर देती, और मैं अपने आप से सिर्फ इतना कहता कि आवारा गर्दी करने के लिए आज कितना अच्छा दिन है। उसके चलने के अंदाज से लगता था कि ये उसके लिए महज एक घूमना फिरना नहीं था। वो लिडिया बाशी से दाईं तरफ मुड़ी और खाई से बाहर निकल गई। जन बोचो चौराहे को पार किया और आओ आओ कानो मैरो के मुकाम पर पहाड़ी पर चढ़ना और होंगो के मुकाम पर बाहर निकलना, और फिर ट्राम के लिए रास्ते के साथ साथ गोमागो की तरफ चल पड़ना। ये एक मुश्किल रास्ता था। जब हम गोमागोम पहुंचे तो सूरज गरूब हो चुका था और दिन मौसम बहार की शाम की सूरत में ढल रहा था। नाविकों ने पूछा, हम कहाँ हैं? जैसे अपने इर्द गिर्द के माहौल को पहली दफा देख रही हो। मैंने कहा, क्या वाकई तुम्हें नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं? हमने इतना लंबा फासला तय किया है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम हमें यहाँ लाए, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पीछे चल रहा था। हम सेवियों का एक प्याला खरीदने स्टेशन पर गए। मुझे प्यास लगी तो मैंने बियर की पूरी बोतल पी ली। खाना आने से खाना खत्म होने तक हम दोनों में एक भी अल्फाज का तबादला न हुआ। मैं चल चल कर थक गया था और वो मेज पर हाथ रख कर किसी चीज पर गौर कर रही थी। उस गर्म इतवार को हर जगह लोगों का हजूम था। वो खबरों पर तबसरा कर रहे थे, मैंने अपने आप से कहा। और हम ओस्टवा से गोमा गोम तक पैदल चले। जब मैंने खाना खत्म किया तो मैंने कहा, तुम्हारी सेहत जबरदस्त है। हैरानगी हुई। हाँ, मैं स्कूल में लंबी दौड़ की खिलाड़ी थी। तुम्हें बताऊं, मैं 10,000 मीटर दौड़ती थी। और जहां तक मुझे याद है, मेरे वालिद इतवार को मुझे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी ले जाते थे। तुम्हें पता है, उस पहाड़ के पास हमारा घर है, इसलिए मेरी टांगें बहुत मजबूत हैं। मैंने कहा, लगता नहीं। उसने जवाब दिया, मुझे पता है, सब लोग कहते हैं मैं नन्ही सी नाजुक सी लड़की हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट जज ए बुक बाय हिज कवर। और ये बात मेरे ऊपर सादिक आती है। मैंने कहा, मैं थक गया हूँ, माफ करना, मैं सारा दिन तुम्हें पैदल चलाती रही। मैंने कहा, लेकिन मुझे खुशी है कि हमें बात करने का मौका मिला। हम दोनों ने कम से कम ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। और याद करने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो मेज पर रखे राखदान के साथ खेल रही थी। उसने फिर बात शुरू की और कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम दोबारा मिलें? मुझे पता है मेरा ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं। इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि कोई हक नहीं? वो शर्मा गई। हो सकता है मेरा रद्द अमल उसकी तवक्का से ज्यादा शदीद हो। उसने पसीने से शराबूर शर्ट के बाजुओं को कोहनियों तक चढ़ाया और फिर नीचे करते हुए कहा, पता नहीं, मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकती। दुकान की रोशनियों में उसके बाजुओं पर सुनहरी बाल चमक रहे थे और वो बहुत प्यारे लग रहे थे।
मैं हक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। दरअसल मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कहूँ। मैं इस पर कोहनियाँ रखे वो दीवार पर लगे कैलेंडर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही हो। जब उसको कुछ नहीं सूझा तो आंखें बंद कर कर बालों के साथ खेलने लगी। मैंने कहा, परेशान ना हो और कुछ मत सोचो, मुझे भी पता है कि इजहार कैसे करना है। नाउको ने खामोशी तोड़ी और कहा, पता नहीं, जो मैं कहना चाहती हूँ कभी नहीं कह पाती। अभी तक तो ऐसा ही होता आ रहा है। जो मैं कहना चाहती हूँ या तो कह नहीं पाती या अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं होता, और वो अल्फाज जो मेरे मुंह से निकलते हैं वो उन अल्फाज के बिल्कुल उलट होते हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। और जब अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ तो मामला और खराब हो जाता है। लगता है मेरे दो वजूद हैं और मैं अपने ही साथ खेल रही हूँ, और एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तलाश में है। जो मेरे वजूद का दूसरा हिस्सा है उसके पास दुरुस्त अल्फाज हैं, और मेरा ये वजूद उन दुरुस्त अल्फाज का साथ नहीं दे पाता। उसने सर ऊपर उठाया और मेरी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम्हें कोई बात समझ में आई? मैंने कहा, हर इंसान किसी हद तक ही ऐसे सोचता है। वो जो अपनी बात कहना चाह रहे होते हैं या तो कह नहीं पाते, या कह दें तो समझ नहीं पाते, तो ऐसे में परेशान हो जाते हैं। मैंने महसूस किया नाउको को मेरे जवाब से मायूसी हुई। मजीद वजाहत किए बगैर उसने कहा, यह बात भी नहीं है। मैंने खफ्त कम करने के लिए कहा, तुमसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई। मैं इतवार के रोज हमेशा फारिग होता हूँ और तुम्हारे साथ सैर करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये सैर मेरे लिए भी मुफीद रहेगी। हम यामानोट स्टेशन से ट्रेन पर सवार हुए। नाओको शिंजुको से चाओ की तरफ चली गई। वो कोको बिंजी के मगरबी शहरी इलाके में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। जब हम जुदा होने लगे तो उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मैं तब्दील हो गई हूँ? मैंने कहा, ऐसे महसूस होता तो है, लेकिन पता नहीं कि तब्दील क्या हुआ है। मैंने तुम्हें काफी देर बाद देखा है, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि इससे पहले तुमने मेरे साथ इतनी ज्यादा बातें की हों। उसने कहा, ठीक कहा तुमने। बहरहाल मैं तुम्हें हफ्ते के रोज कॉल करूंगी। मैंने कहा, यकीनन मैं इंतजार करूंगा। मेरी पहली मुलाकात नाउको से तब हुई जब मैं स्कूल के छठे दर्जे में था। वो भी एक आला दर्जे के स्कूल में छठे दर्जे की तालिब इल्म थी, जिसको क्रिश्चियन मिशन चलाता था। वो स्कूल इतना अच्छा था कि अगर आप मेहनत से पढ़ें तो आपको बिल्कुल अच्छा ना माना जाता। नाओको मेरे सबसे गहरे दोस्त कैजुकी की दोस्त थी। वो दोनों अपनी पैदाइश से ही साथ साथ थे। उनके घर का आपस का फासला 200 फुट से भी कम था। वो तमाम जोड़े जो बचपन से ही साथ रहे हों, उनके आपस के ताल्लुकात बहुत शिद्दत और खुलापन होता है। इसी तरह वो दोनों भी एक दूसरे से दिमागी और जिस्मानी लिहाज से बहुत करीब थे, और एक दूसरे के साथ अकेला रहना चाहते थे। वो अक्सर एक दूसरे के घर जाते और एक दूसरे के खानदान के साथ खेलते। मैं दोनों से इकट्ठे और अकेले अकेले भी मिलता। नाव को अपने साथ अपनी किसी दोस्त को भी ले आती, और हम चारों कभी सिनेमा, कभी नहाने, या कभी चिड़ियाघर चले जाते। वो अपने साथ हमेशा खूबसूरत लड़कियां लेकर आती, लेकिन वो इतने तरीके सलीके की पाबंद होती कि मेरे मिजाज से लगाव न खाती। मुझे तो थोड़े उखड़े मिजाज की लड़कियां अच्छी लगती थी, जो हमारे ही तरीके के स्कूल की थी, और उनके साथ मैं आराम से बात कर लेता था। मुझे कभी नहीं पता चला कि उन खूबसूरत दिमागों में क्या चल रहा होता था जो नौकों को लाती, और ना कभी उनमें से किसी ने मुझे समझने की कोशिश की। कुछ देर के बाद केजुकी ने मेरे लिए मुलाकातों का इंतजाम करना छोड़ दिया, और हम तीनों ही सारी सरगर्मियों में इकट्ठे हिस्सा लेने लगे। मैं, नाओको और केजुकी तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। जब भी हमने एक तरंगे में किसी को शामिल करने की कोशिश की, अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई।
हम तीनों की मिसाल एक टेलीविजन की गुफ्तगू के प्रोग्राम की थी, जिसमें कैज़ुकी मेहमान होता और नाoko उसकी मेजबान और मददगार होती। इस मरकजी हैसियत में वो बहुत अच्छा लगता था। बाज़ औक़ात लोग उसके तंज़िया रवैये की वजह से उसको मगरूर समझते थे, लेकिन दर हकीकत वो बहुत ख्याल रखने वाला और मतवाज़ी सोच का मालिक था। वो अपने लतीफ़ों और जुमलों से मुझे और नाoko को बराबरी की सतह पर नवाजता था। अगर हम में से कोई एक ज्यादा देर तक चुप रहता तो वो गुफ्तगू का रुख उसकी जानब मोड़ देता कि वो बंदा भी गुफ्तगू करे। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को लम्हा बालम्हा सूरत हाल के मुताबिक ढालने का माहिर था, एक हुनर जो उसमें बहुत आला दर्जे का था कि वो किसी भी शख्स की जात में उसका दिलचस्प पहलू तलाश कर लेता था और उस इंसान को ये एहसास दिलाता था कि उसमें फलां बात कितनी गैर मामूली है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा मिलनसार नहीं था। स्कूल में सिर्फ मैं ही उसका गहरा दोस्त था। मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि इतनी अच्छी गुफ्तगू करने वाला इंसान मिलनसार क्यों नहीं है। वो अपना हर हुनर हम तीनों तक ही क्यों रखता था, और मुझे ये कभी पता न चला कि मैं ही सिर्फ उसका दोस्त क्यों था। मैं एक आम सा लड़का था जिसको किताबें पढ़ना और मौसीकी सुनना अच्छा लगता था। मुझ में ऐसी कोई खसूसियत नहीं थी कि कज़ुकी जैसा लड़का मेरी तरफ मतवज्जा होता। हम बस कुदरती तौर पर ही दोस्त बन गए। उसके पीछे कोई वजह नहीं थी। उसका बाप एक डेंटिस्ट था जो अपने पेशा वराना महारत और ज्यादा फीस की वजह से मशहूर था। जैसे ही उसने मुझसे पूछा इतवार के रोज किसी लड़की से मुलाकात का क्या इरादा किया, क्योंकि मेरी दोस्त एक लड़कियों के स्कूल में पढ़ती है और वो अपने साथ स्कूल से एक प्यारी सी दोस्त को तुमसे मिलने के लिए लेके आ रही है। जरूर, मैंने कहा, और यूं मैं नाoko से मिला। हम तीनों ने बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारा, लेकिन जैसे ही कज़ुकी कमरे से बाहर जाता तो मुझे और नाoko को आपस में बात करना बहुत मुश्किल लगता। हमें पता न चलता कि क्या बात करें, और आपस में बातें करने की बजाय हम पानी पीने लगते और मेज पर पड़ी हुई किसी चीज से खेलने लगते, जब तक कज़ुकी वापस ना आ जाता और गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू न कर देता। नाoko खास तौर पर बातूनी नहीं थी, और मैं भी अच्छा सामा था ना ही बोल चाल में माहिर। इसलिए जब भी उसके साथ अकेला होता मुझे उलझन और घबराहट होती। इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं थे, बल्कि इसलिए कि शायद हमारे पास कुछ कहने या बात करने के लिए नहीं होता था। मेरी नाoko से कैजुकी के जनाजे के बाद सिर्फ एक दफा मुलाकात हुई थी। उस हादसे के 2 हफ्ते बाद हम एक कैफे में मिले थे और छोटे मोटे मामलात पर बात की थी, और उसके बाद हमारे पास कहने सुनने को कुछ ना बचा। मैंने एक दो मौजू छेड़ने की कोशिश की, लेकिन बात आगे ना बढ़ सकी, और जब नाoko ने बात की तो उसकी आवाज में खफगी थी। ऐसे महसूस होता था जैसे वो मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती थी कि क्यों हम उसके बाद 1 साल बाद चाओ स्टेशन टोक्यो में मिले। नाoko शायद मुझसे इसलिए खफा थी कि कज़ुकी की आखिरी दफा ना उससे मुलाकात हुई थी ना मुझसे, लेकिन ये मामले को समझने का अच्छा तरीका नहीं था। लेकिन मुझे एहसास था कि वो क्या महसूस करती है। अगर मैं कर सकता तो उसके साथ जगहों का तबादला करता। जो होना था हो कर रहा, और मैं उसके बारे में कुछ न कर सका। मई का एक शानदार दिन था। दोपहर के खाने के बाद कैजुकी ने मशवरा दिया कि क्लासेस पढ़ने की बजाय या तो बिलियर्ड खेलते हैं या कुछ और करते हैं। मुझे दोपहर की क्लासेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए हम स्कूल से निकले और टहलते हुए पहाड़ी से नीचे उतरकर बिलियर्ड हॉल तक पहुंचे और 4 गेमें खेली। जब मैं पहली गेम जीत गया तो वो संजीदा हो गया और बाकी 3 उसने जीत ली, और उसूल के मुताबिक अब मुझे उस खेल के पैसे अदा करने थे। जब हम खेल रहे थे तो कैजुकी ने एक लतीफा भी नहीं सुनाया, जो कि बिल्कुल गैर मामूली बात थी। उसके बाद हमने सिगरेट पिए। मैंने उससे पूछा, तुम इतने संजीदा क्यों हो? उसने मुस्कुराते हुए नहायत इत्मीनान से कहा, मैं आज हारना नहीं चाहता। और उसी रात वो अपने गैराज में मुर्दा हालत में पाया गया।
उसने अपनी गाड़ी N360 का गैस का पाइप उतारा और गाड़ी की खिड़की के साथ टेप के साथ चिपका दिया और खिड़की को टेप से हवा बंद कर दिया और गाड़ी के इंजन को रफ्तार बढ़ा दी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने मरने में कितनी देर लगाई। उसके माँ बाप किसी बीमार रिश्तेदार की बीमार पुरसी के लिए गए हुए थे और वापसी पर जब इन्होंने गैराज में गाड़ी खड़ी करने के लिए दरवाजा खोला तो वो पहले ही मर चुका था। गाड़ी का रेडियो चल रहा था और पेट्रोल की रसीद गाड़ी की विंड स्क्रीन पर वाइपर के नीचे चिपकी हुई थी। कैजुकी ने खुदकुशी से पहले कोई नोट नहीं छोड़ा और ना ही किसी को उसकी खुदकुशी करने की वजह मालूम हो सकी। पुलिस ने तहकीकात के लिए मुझे बुलाया क्योंकि मैं वो आखिरी शख्स था जिसको वो खुदकुशी करने से पहले मिला था। मैंने तहकीकाती ऑफिसर को बताया कि उसकी किसी हरकत से ये पता नहीं चलता था कि वो इस तरह करने जा रहा है। वो हमेशा की तरह ही हर काम कर रहा था। यकीनन पुलिस ऑफिसर ने मेरे और कैजुकी के बारे में कोई अच्छा तासुर कायम नहीं किया। उस शख्स के लिए ऐसा सोचना फितरी बात थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक लड़का क्लासी छोड़कर बिलियर्ड खेलने गया और फिर खुदकुशी कर ली। इस सारे हादसे के बारे में अखबार में एक कॉलम छपा और मामला खत्म। कैजुकी के माँ बाप ने फौरन N36 गाड़ी बेच दी और कुछ देर के लिए उसके कब्र पर सफेद फूल पड़े रहे। कैजुकी की मौत और मेरे इम्तिहानात के बीच 10 माह के दौरान मुझे कहीं अपने लिए कोई सुकून की जगह न मिली। मैंने स्कूल से एक लड़की के साथ सोना शुरू कर दिया, लेकिन ये सिलसिला 6 माह तक ही चला। उसकी जात का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने टोक्यो में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए दरख्वास्त दी, जिसके दाखिले का इम्तिहान के लिए मुझे बहुत पढ़ना नहीं पड़ा और मैं बगैर सख्त मेहनत किए ही पास हो गया। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं टोक्यो ना जाऊं, वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, पर मैं कोबे से हर सूरत में भागना चाहता था। मैं उस जगह एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था जहां कोई भी मुझे जानता ना हो। उस लड़की ने रोते हुए कहा, चूंकि अब तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है, इसलिए अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। मैंने मजीद होते हुए कहा, ऐसी बात नहीं, बस मेरा इस कस्बा से जाना जरूरी है। लेकिन वो मुझे समझने के लिए तैयार ही ना थी और यूं हम जुदा हो गए। मैं उसके बारे में ये सोचता कि वो दूसरी लड़कियों से कितनी ज्यादा अच्छी थी। बुलेट ट्रेन में उस अजियतनाक एहसासात के साथ बैठना कि मैंने क्या किया है, और टोक्यो रवाना हो गया। लेकिन अब वापसी मुमकिन नहीं थी। मैं अब भूलने की कोशिश करूंगा। जब मैंने हॉस्टल में नई जिंदगी शुरू की तो मेरे करने के लिए सिर्फ एक ही काम था कि मैं हर चीज को संजीदा लेना छोड़ दूं और अपने और हर चीज के दरमियान एक मुनासिब फासला रखूं। हर रंग के बिलियर्ड के मेज को, N36 को, स्कूल के बेंच पर पड़े सफेद फूलों को, शमशान घाट की चिमनियों से उठते धुओं को और पुलिस स्टेशन पर रखे मजबूत पैरोप्लेट को भूल जाऊं। पहले पहल तो लगता था कि मैं कामयाब रहा। मैंने भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर कोई गिरा थी जो लगी रही, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उस गिरा ने एक वाज़िया शक्ल इख्तियार कर ली। एक ऐसी शक्ल जिसे मैं लफ्जों में बयान करूं तो यूं कहूंगा, मौत का वजूद बरहक है। मौत जिंदगी की मुखालफत नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। ये एक फरसूदा सा ख्याल था जिसको मैंने लफ्जों की शक्ल दी थी, लेकिन उस वक्त मैंने उसको लफ्जों की सूरत में महसूस नहीं किया, बल्कि अपने अंदर लगी गिरा की सूरत में महसूस किया। मौत एक पेप्रोवेट बिलियर्ड की मेज पर रखे चार सुर्ख, चार सफेद गेंद में वजूद रखती है। हम जीतने जाते हैं और अपने फेफड़ों में साफ शफाफ गर्द सांस के जरिए खींचते रहते हैं। उस वक्त तक मैं मौत को जिंदगी से कोई अलहदा किस्म की चीज समझता था कि मौत का हाथ हमें ले जाने के लिए मजबूर है। मैंने महसूस किया कि जब वो हाथ हम तक पहुंचता है वो हमें अकेला छोड़कर चला जाता है। मुझे ये सादा सा सच मंतकी तौर पर ठीक ही महसूस हुआ। जिंदगी यहाँ है और मौत वहाँ है, और मैं यहाँ हूँ ना वहाँ। जिस रात कैजुकी ने खुदकुशी की, मैं मौत और जिंदगी को इतनी सादा शक्ल में नहीं देख सका।
मौत जिंदगी की मुखालफ नहीं थी, बल्कि वो मेरे वजूद के अंदर थी और हमेशा से थी, और मुझे इसको भूलने की कोशिश भी नहीं करनी होगी। जब ये मई के महीने में 17 साल केजुकी को ले जा सकती है तो मुझे भी ले जा सकती है। मैं इस गिरा को 18 साल की उम्र में अपने सीने में लिए वो मौसम बहार जिया, लेकिन मैंने इस दौरान बहुत संजीदा होने की कोशिश की। संजीदा होने का मतलब या मकसद ये नहीं था कि उस तरीके से ही सच्चाई तक रसाई हासिल कर सकूं, लेकिन बहरहाल ये मेरा एक मुहिम सा ख्याल था। लेकिन मौत एक संजीदा हकीकत थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप इसे किस पहलू से देखते हैं। एकदम घुटने वाले तसादम को मैं अपने सीने में लिए दायरे में घूमता रहा। अब मैं जब भी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ख्याल आता है वो अजीब दिन थे। जिंदगी के वस्त तक पहुंचते पहुंचते हर चीज मौत के गिर्द घूमती है।